मेरे प्यारे साथियों, मैं योगेश शर्मा आज फिर आपके बीच में हूँ और आज हम बात करेंगे कांग्रेस के लेटर बम की। पिछले दिनों कांग्रेस के 23 सीनियर लीडर्स, जिनमें गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मुनीश तिवारी, आनंद शर्मा, भूपिंदर सिंह हुड्डा, राज बब्बर जैसे बड़े-बड़े नेता जो थे, उन्होंने कांग्रेस इंटर्म प्रेसिडेंट जो हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी को एक लेटर लिखा और उसमें कुछ सजेशंस थी। उन सजेशंस में ये था कि कांग्रेस को अगर अपने बीजेपी के साथ कम्पीट करना है, तो उनको, चूँकि बीजेपी का जनाधार काफ़ी बढ़ गया है और उनका जनाधार जो है कांग्रेस का कम हुआ है, और उनको करने के लिए ये जितने भी वर्किंग बॉडीज़ हैं, वर्किंग कमेटीज़ हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटीज़ की, उनकी सभी की इलेक्शन जो होनी चाहिए। अब कांग्रेस में कुछ एक धड़े ने तो ऐसा कहा, दूसरे धड़े ने ये सोचा कि ये चीज़ लेटर लेके सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के ये खिलाफ बात कही गई है, चूँकि वो भी अभी तक तो वो सिलेक्टेड ही हैं, इलेक्टेड तो वो भी नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो उनको नागवार गुजरा और इन आपस में इख्तलाफात हुए। एक दिन की वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जब का एक दिन की वर्किंग कमेटी हुई, तो उन दोनों उस कमेटी में ये कांग्रेस जो है वो बटी हुई नजर आई। गोया कि एक धड़ा वो 23 वाला था और दूसरा धड़ा जो नॉन 23 वाला था। वो दूसरा धड़ा जो था वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लॉयल्टी शो कर रहा था। अब जब लॉयल्टी शो कर रहा था तो इसमें एक जो यूपी के प्रधान कांग्रेस के रहे, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया अपने गुलाम नबी आज़ाद पे कि जब जब गुलाम नबी आज़ाद साहब को यूपी की कमान दी गई और इलेक्शन के टाइम पे दी गई, जब भी उनको कमान दी गई, तो यूपी का कांग्रेस में वहाँ पे उसका जो है स्तर नीचे ही गिरा, वो बढ़ा नहीं। उन्होंने यहाँ तक बोला, उन्होंने कहा जो आज हालत है यूपी में कांग्रेस की, वो इन जैसे लीडरों की ही वजह से ऐसी हालत हुई है। एक तो वो भी इल्ज़ाम लाया और दूसरे इल्ज़ाम लगे। अब जब और तो और राहुल गांधी जो थे, उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि ये जो लीडर हैं जिन्होंने लेटर लिखा है, ये सभी जो हैं ये बीजेपी के सिंपैथाइज़र हैं। अब जब ये लिखा है तो उस पे कपिल सिब्बल नाराज़ हुए, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि उनकी 30 साल पिछले 30 साल से वो कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं और आज ये उनको मिल रहा है। तो एक उन्होंने ये भी अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। जब उन्होंने नाराज़गी ज़ाहिर की तो दूसरी तरफ जो है वरिष्ठ नेता जो हैं गुलाम नबी आज़ाद, वो एएनआई को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कौन-सी गलत बात की। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस नहीं है, वो कांग्रेस को 40-45 साल से वो कांग्रेस को जानते हैं। वो कांग्रेस को बनाने वाले मेंबरों से उसकी आज तक जितनी स्ट्रॉन्ग रही है, उसके साथ उनका भी कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने फिर वो टाइम याद दिलाया जब उन्होंने इस कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी के साथ काम किया है, और तो राजीव गांधी के साथ के संजय गांधी के साथ किया, और सोनिया जी के साथ भी उन्होंने काम के लिए कहा कि उन्होंने इतना इतना लंबा टाइम उनके साथ गुजारा है और उस वक़्त उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की है। और ये भी उन्होंने कहा इंटरव्यू में कि इस वक़्त क जो बीजेपी है, उसका ग्राउंड वर्कर कितना है, कितनी वो डेडिकेटली काम कर रहे हैं, कितना उनका जनाधार जो है वो बढ़ता जा रहा है, कितनी स्टेट और सेंटर में वो पावर भी है और वो आगे-आगे बढ़ता जा रहा है। और अगर कांग्रेस ने जनाधार नहीं बढ़ाना है और ये ऐसे ही सिलेक्टेड मेंबर रख के आगे काम चलाना है, तो आने वाले 50 सालों में भी कांग्रेस आगे नहीं आ सकती। अगर आगे आना है, तो फिर उनकी ये जो उन्होंने ये सजेशन दिए हैं, तो इन पे गौर करना होगा। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटीज़ जो हैं, वो प्रोविंस लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, इवन के तहसील और ब्लॉक लेवल तक उन्होंने कहा कि उनकी सभी की इलेक्शंस होनी चाहिए। और तो और उन्होंने कहा कि जब पार्लियामेंट की इलेक्शन जब राहुल जी के प्रेसिडेंट थे, तो कांग्रेस हारी थी, तो उस वक़्त राहुल जी ने जब हारने के बाद ये प्रेसिडेंटशिप से उन्होंने रिज़ाइन किया था, तो उस वक़्त इंटरिम जो प्रेसिडेंट बनी थी वो सोनिया गांधी थी, उनको भी 1 साल हो गया। ना सोनिया गांधी जी पक्का परमानेंट बनना चाहती हैं, ना राहुल बनना चाहते थे। क्यों ना ऐसा एक इलेक्शन करवाई जाए, कम से कम कांग्रेस को एक पक्का प्रेसिडेंट तो मिले।
तो जब उन्होंने कहा इसमें मैंने बुरा कौन-सी बात कही है? एक पक्का प्रेज़िडेंट भी नहीं है कांग्रेस के साथ, तो हमें आगे लड़ना कैसे है? तो जब वो सजेशन दी तो उसपे नाराज़गी ज़ाहिर हो गई और जो उनके लायल थे, तो वो उनके खिलाफ बोलने लगे। तो उन्होंने जब ये करते हुए तो कुछ मीडिया में हाउसेस में जो कुछ जो प्रेस रिपोर्टर्स हैं या दूसरे कंसर्न्स जो हैं, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस में फर्स्ट टाइम कांग्रेस में जो है नेहरू और गांधी परिवार के अगेंस्ट ये जो आज झंडा उठाया है किसी ने, ये फर्स्ट दफ़ा रिवोल्ट ऐसा हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है, ये कांग्रेस में रिवोल्ट फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इससे पहले भी नाराज़गियाँ होती रही हैं। अगर 1947 की बात पहले की बात करें, जबकि महात्मा गांधी जो थे, ओरिजिनल गांधी, तो आज के बारे में गांधी जी के बारे में नहीं कहूँगा कि वो ओरिजिनल है या नहीं है, लेकिन पहले तो ओरिजिनल जो महात्मा गांधी थे, उनके टाइम की बात करूँ तो सुभाष और नेहरू जी के इख्तिलाफ़ात थे। उन इख्तिलाफ़ात की वजह से नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कई लेटर लिखे हैं। अगर आपको मौका मिले, कोई बुक मिले उनकी लेटर्स का, वो ज़रूर पढ़िए, किसी लाइब्रेरी में ज़रूर मिलेगी। सुभाष चंद्र बोस ने क्या-क्या इल्ज़ाम लगाए थे, उनके बाद भी जब महात्मा गांधी उस पे खामोश रहे, तो अल्टीमेटली सुभाष जी ने उस कांग्रेस को बाय-बाय अलविदा कहा और अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना के एक नई पार्टी बना दी। उसके बाद कृपलानी जो भी प्रेसिडेंट, वो भी कांग्रेस के रहे थे, वो भी नेहरू जी से नाराज़ थे और उनकी भी पॉलिसीज़ से वो खुश नहीं थे, लिहाज़ा उन्होंने भी अलग होना पसंद किया। वैसे अगर नेहरू जी के टाइम की बात कर रहा हूँ और उसके बाद अगर इंदिरा गांधी जी की टाइम की बात करूँ, तो आप सभी जानते हैं कि मैडम इंदिरा गांधी के टाइम पे तो कांग्रेस के 2 टुकड़े हुए थे और इंदिरा जी की कांग्रेस वो थी, वो तो कांग्रेस नहीं थी, वो कांग्रेस आई थी। वो ओरिजिनल कांग्रेस नहीं थी, वो कांग्रेस आई थी। और उसके बाद जब राजीव गांधी जब आए थे, उनके टाइम की बात करें, तो उनके टाइम पे भी एक बम फटा था, वो वीपी सिंह साहब के नाम का फटा था, जो उन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर थे और उन्हीं के खिलाफ होके उन्होंने एक नई पार्टी से जॉइन किया था और उसके बाद वो इस देश के प्राइम मिनिस्टर भी रहे। पर उसके बाद का भी आप पीरियड जानते हैं, जब सोनिया गांधी जी ने टेक ओवर किया था, जब ये कांग्रेस को जब उन्होंने ये संभाला था, टेक ओवर किया था, तो उस वक़्त प्रेसिडेंट जो थे सीताराम केसरी थे और सीताराम केसरी को उनके ही ऑफ़िस से ऑफ़िस से कैसे बाहर निकाला था। अभी आप जानते हैं, उनके सामान समेत उनको बाहर निकाल दिया था। मैं ज़्यादा लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करूँगा, यू नो बेटर, कि वो कैसे निकाला था। उसके बाद जब सोनिया गांधी जी ने आगे अभी इतने साल से चल रही हैं, तो उनका एक सिस्टम ठीक है, वो उनका एक जो स्ट्रिक्टनेस है वो ठीक है, वो बर्दाश्त नहीं करती हैं कि उनके खिलाफ कोई बात करे। तो लिहाजा आज ये फर्स्ट टाइम फिर ये इस वक़्त ये गुलाम नबी आज़ाद जो सबसे सीनियर नेता हैं और ये 23 उनके साथी जो हैं, जब इन्होंने बोला है तो उनका नाराज़ होना ज़ाहिर है। चूँकि सोनिया जी को या दूसरों को, इस परिवार को वो इंसान अच्छा लगता है जो काम करे और बोले नहीं। वो कौन-सा था? उनको कौन-सा इंसान पसंद लगता है? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे 10 साल प्राइम मिनिस्टर हैं। मनमोहन सिंह एक डेडिकेटली ऑनेस्ट और मेहनती लायक इंसान रहे हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, इसमें कोई दो शक नहीं है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए बापूजी के वो मूल मंत्र पे वो ज़्यादा चले, वो था ना बुरा देखो, ना कहो और ना सुनो। इसी मूल मंत्र को जब लेके चले तो वो कामयाब प्राइम मिनिस्टर 10 साल रहे और उसके बाद चूँकि अब ये नाराज़गी जो है इन दोनों पे है और ज़्यादातर कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद पे है। हो सकता है 23 में से बाकी वाले फिर उनकी घर वापसी हो जाए, उनकी नाराज़गी दूर हो जाए, लेकिन कांग्रेस लगता है इनको दोनों को माफ़ करने वाली नहीं है। अब क्यों माफ़ करने वाली नहीं है, इस पे मैंने कुछ एनालाइज़ करा है कि इन दोनों को, आज़ाद और सिब्बल साहब को माफ़ नहीं करने वाली। क्यों माफ़ नहीं करने वाली, मैं उसके लिए थोड़ा-सा मैंने जो एनालाइज़ किया उस बेस पे आपको बताऊँ। क्या आपको मालूम है कि बीजेपी का जनाधार क्यों बढ़ा और कैसे बढ़ा? ये तो बढ़ने के बाद जब बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में है, उनमें एक ही चीज़ है। उनके बीजेपी के मैनिफेस्टो में, जब से बीजेपी या जनसंघ थी, उनके एक ही मैनिफेस्टो में था कि 370 को हटाना और राम मंदिर बनाने, उनके मैनिफेस्टो में था। अब अगर 370 की बात करते हैं तो जब सेकंड टाइम पे जब ये बीजेपी सरकार आई, तो वो आई और 70 सालों की जो ये 370 लगा था, उसको 70 दिनों में ही उन्होंने इनको ख़त्म कर दिया।
गोया को पार्लियामेंट में ये बिल लाके और ये पास करवा लिया। गोया कि ये 300 अबॉलिश हो गई, यहाँ से ख़त्म हो गई। और 370 जब ख़त्म हुई तो सबसे ज़्यादा 370 की सबसे ज़्यादा पीड़ा किसको हुई, या बेहतर जानते हैं। अगर देश के बाहर की बात करें तो सबसे बड़ी पीड़ा जो हुई है वो चाइना को और पाकिस्तान को ही। ये दो देश हैं, उनके साथ ही कुछ हैं, एक दो देश और भी है, लेकिन वो उनके साथ ही हैं, उनको डायरेक्ट पीड़ा नहीं हुई है। पीड़ा इन दोनों को ही है, चाइना को और पाकिस्तान को। चाइना को इसलिए कि वो साइचिन का एरिया तो उन्होंने यहाँ पे ज़बरदस्ती हमारा ग्रस लिया है, वो ज़बरदस्ती ऑक्यूपाई कर लिया है 1962 के बाद। वो उन्होंने ये ज़बरदस्ती चले गए, और उसके बाद चूँकि इंडियन गवर्नमेंट की इतनी पॉलिसी, वो जो बॉर्डर इतने स्ट्रांग नहीं थे, ना उनका डिसीजन हुआ है, तो आशा वो चप्पा चप्पा जो आगे के बढ़ते जा रहे थे। और आज भी अगर आप देखें तो हालात जो हैं आज भी वहाँ पे ALC में आज भी वो शांतिपूर्ण नहीं है, अभी भी वहाँ पे टेंशन बनी हुई है। वो टेंशन अभी स्टार्ट हुई, इससे पहले नहीं था। लेकिन जब बीजेपी ने 370 तोड़ी, सिर्फ 370 नहीं तोड़ी, इस स्टेट में को दो हिस्सों में बांट दिया, इसमें वो भी यूनियन टेरिटरी में। इसमें एक यूनियन टेरिटरी लेह लद्दाख बना दी और एक जम्मू और कश्मीर बना दी। ये इसमें यूनियन टेरिटरीज बन गई, ये स्टेट भी नहीं रही। तो इसलिए सबसे पीड़ा उनको ही है। दूसरी पीड़ा जो पाकिस्तान हुए, जो यहाँ पे टेररिज्म फैला रहा था, यहाँ पे मिलिटेंसी फैला रहा था, लोगों को उकसा रहा था, अब उसको भी पीड़ा हुई है। वो भी दुनिया में जाके इस चीज़ की दुहाइयाँ दे रहा है, UNO से लेके हर फॉर्म में जाके वो इस चीज़ की दुहाई देता है कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने गलत किया। तीसरी चीज़ अगर बात करें तो पार्लियामेंट में जब ये चीज़ पे डिस्कशन हुई थी, तो पार्लियामेंट में ही कांग्रेस के जो लीडर थे उन्होंने भी ये कहा था कि UNO में मसला है, ये बीजेपी कैसे इसको हल कर सकती है। फिर जब उन्होंने देखा दूसरे हॉबी हो गए हैं, तो फिर ये क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं, वो कह रहे हैं ये हमारी नॉलेज के लिए ज़रूर चाहिए, नॉलेज के लिए। अरे भाई, सारी ज़िंदगी तुम्हारी अब भी नॉलेज इतनी कमज़ोर है, तो कब देश की नॉलेज तुम बढ़ाओगे? तुम्हारी खुद की नॉलेज इतनी कमज़ोर है। तो उन नॉलेज के साथ साथ आपके दूसरी साथ बात सुनाओ कि दूसरा पॉइंट ये है, उस वक़्त ये विदेश के लोग थे, तो देश में किनको तकलीफ हुई? देश में हुई शेख फैमिली को, फारूक अब्दुल्ला और NC पार्टी को ही। चूँकि इनकी NC के एजेंडे में ये था कि ये चाहते थे कि इनको ग्रेटर ऑटोनॉमी मिले। ग्रेटर ऑटोनॉमी मीन्स के ये चाहते थे 370 के भी आगे चाहते थे, ग्रेटर ऑटोनॉमी ये चाहते थे। और उसके बाद जब ग्रेटर ऑटोनॉमी छोड़ के तो यूनियन टेरिटरी बनने, ये अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा था इनको भी। और तीसरी तकलीफ जो हुई है वो PDP को हुई है, क्योंकि मोदी फैमिली ने भी जो अपनी PDP बनाई थी उसे एक ही कहा था कि सेल्फ रूल। ये उससे भी एक कदम चले गए। सेल्फ रूल मीन्स के इंडिपेंडेंट, आज़ादी। बिल्कुल हिंदुस्तान का कोई हक नहीं चाहिए इनको, रूल ही सेल्फ चाहिए, आपका कुछ भी नहीं चाहिए। सेल्फ रूल मीन्स के आज़ादी क्या है, इनको चाहिए थी, सेल्फ रूल चाहिए था। ये 4 कदम उनसे भी आगे मांग रहे थे। यहाँ सेल्फ रूल क्या, यहाँ पे अब पूरा ही रूल बदल दिया गया है, तो तकलीफ तो उनको भी होगी। और उसके साथ साथ ये एक और लीडर थे जिन्होंने ये कहा था कि जब तक कांग्रेस का वजूद है तो दुनिया में कोई ताकत नहीं जो से जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 और 35 से तोड़े। वो कौन थे? वो यही लीडर थे। कौन? गुलाम नबी आज़ाद साहब। इन्होंने ही तो कहा था कि 370, अब 370 दफ़ा क्या टूटी, यहाँ तो स्टेट टूट गई है 2 भी हिस्सों में। अब ये थे, इनको भी तकलीफ हुई। अब ये तकलीफ हम अगर सभी के बारे में सोचें तो किस किस को तकलीफ हुई? चाइना को तकलीफ हुई, पाकिस्तान को तकलीफ हुई, NC को तकलीफ हुई, PDP को तकलीफ हुई। कांग्रेस 2 हिस्सों में डिवाइड हुई, कुछ ने हक में बात करी, कुछ ने खिलाफ बात करी। और उसके बाद यहाँ पे सेपरेटिस्ट, उनको भी तकलीफ हुई। फिर हुर्रियत वालों को, उनको बहुत तकलीफ हुई। और हुर्रियत और सेपरेटिस्ट के पैदा हुए मिलिटेंट को, उनको भी बहुत तकलीफ हुई। गोया कि इन लोगों को बहुत तकलीफ हुई 370 तोड़ने की। और यही वजह, जब आने वाली इलेक्शन, जब असेंबली इलेक्शन आ रही है इसी साल में, तो बिहार में इलेक्शंस है, और नेक्स्ट ईयर जो 21 में भी 2021 में 5 स्टेटों में इलेक्शंस आ रही हैं। एक तो तमिलनाडु में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, असम वगैरह, ये 5 स्टेट बड़ी स्टेटों में भी है। गोया कि 6 स्टेटों में आने वाली इलेक्शन है। और जब बीजेपी वहाँ पे जाएगी तो उनका एजेंडा क्या होगा बात करने का? उनका ये होगा, जब वहाँ पे वो बोलेगी, वो कहेगी जो उनके मैनिफेस्टो में था 370 वो उन्होंने तोड़ दिया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो क्या कहेगी?
उन लोगों से कि ये टूड़ा क्या उनसे ये कह सके कि हम वापस लाएंगे, ये नहीं कहेगी, चूंकि उनका जो इस वक्त जनाधार बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा उनको अपना जनाधार ठीक करना है या बचाना है, तो उसके लिए बेटर उन्होंने यही सोचा कि जो सबसे इस पार्टी में जो 370 की बात कर रहा था वो गुलाम नबी आज़ाद हैं, और उन्हीं पे भी ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि वो भी बीजेपी के ही सिंपैथाइज़र हैं। गोया कि कांग्रेस उनको अपने पार्टी से निकाल के भी ये कह सकती है कि उनको डिरेल किया गया था, उनके ही बंदों ने ऐसी बातें कही थी, वो बीजेपी के ही एजेंट थे कांग्रेस में, ऐसा भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। दूसरी तरफ बात आ गई राम मंदिर का, जो वो भी उनके मैनिफेस्टो में था बीजेपी के, और मैनिफेस्टो में वो भी राम मंदिर इस वक्त सॉल्व हो चुका है, एक भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, वहाँ पे यूपी में बन रहा है, और उसके में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्डिक्ट दी थी तो उस पे रोकने के लिए या इसको लिंगरान करने के लिए सबसे बड़ा रोल जो अदा किया था तो वो ही कपिल सिब्बल थे, वही कांग्रेस के बड़े नेता थे, वही ये कहते थे कि उनके होते हुए कभी भी राम मंदिर नहीं बन सकता, और अब उन्हीं के होते हुए वो बनने जा रहा है। तो उसकी वजह से भी बीजेपी फिर इनको एक्सपोज करेगी उस आने वाली इलेक्शंस में, और फिर आ जाके कपिल सिब्बल और जब गुलाम नबी आज़ाद का नाम बार बार लेके बीजेपी एक्सपोज करेगी, तो कांग्रेस को अपना आप बचाने के लिए इन दोनों पे ये इल्ज़ाम लगाना पड़ा कि ये बीजेपी के ही जो सिंपैथाइज़र थे, किसी ना किसी वजह से वो लाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में तो आप कुछ भी कह सकते हैं। राहुल गांधी को मालूम है, अब जब गुजरात में इलेक्शन हुए थे तो राहुल गांधी जी ने जनेऊ जो था वो अपने कपड़ों के ऊपर पहन लिया था, लोग अंदर से पहनते हैं, हमारे तो पूरे टाइम पे ऊपर पहनते हैं, उन्होंने ऊपर पहन लिया था। तो अब इनको कोई मालूम नहीं है कि हो सकता है राम मंदिर में माथा टेकने, मोदी से पहले राम मंदिर में माथा टेकने के लिए भी वो चले जाए, ऐसा हो सकता है। तो उसके कहेंगे कि राम उनका भी ईष्ट देव है, वो आने में ट्विस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उनके ट्विस्ट करने में सिर्फ अड़चन जो थी वो कपिल सिब्बल और ये दो थे, जिनके बारे में कांग्रेस ने अभी सख्त रुख अडाप्ट मेरे ख्याल में आने टाइप पे ऐसा करेगी। और इसके बाद में ये भी पक्का है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा उस इंसान की कदर करती हैं जिस लीडर का जन आधार हो, जिस लीडर की पब्लिक में से हो, जिस लीडर की पब्लिक में पकड़ हो। अब जैसे मैं एक मिसाल और दे दूं चलते चलते कि हमारे एक लीडर थे इस स्टेट के, डॉक्टर करण सिंह, आप सभी जानते हैं डॉक्टर करण सिंह राजा हरि सिंह जी के बेटे थे, और राजा हरि सिंह जो थे वो आखिरी यहाँ के राजा थे, उन्होंने ही इस स्टेट को जो था देश के साथ मिलाया, और जो उसके स्टेट के मिलाने के बाद ये 370 और ये चीज़ें जो स्पेशल स्टेटस को जब कांग्रेस ने जस्टिफाई करना होता था किसी फॉर्म में, तो आगे ये जो थे इनको पेश करती थी डॉक्टर करण सिंह। सो डॉक्टर करण सिंह जो थे ये चूँकि पढ़े लिखे हैं, काफ़ी डिसेंट आदमी, इनका बोलने वाने में काफ़ी दम है, तो ये क्या करते थे पहले स्टार्टिंग में, अगर मैं बता दूँ, स्टार्टिंग में जब ये पार्लियामेंट मेंबर बनते थे तो जम्मू कश्मीर से वो इलेक्शन जीतते थे और बड़ी जीत हासिल करने के बाद पार्लियामेंट में बैठते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने दिल्ली में ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया और पब्लिक में कम टाइम देना शुरू कर दिया। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि पब्लिक ने भी इनको रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया, गोया का इनका भी जनाधार जो है वो भी सिमटता गया, और वक्त ऐसा आया कि इस राजा के बेटे को, जो कि इस रियासत के महाराज थे, उनके बेटे को भी फिर हार का मुंह देखना पड़ा, और हार का मुंह देखने के बाद फिर ये कांग्रेस के सीनियर लीडरों के ही बातें मानने के आगे, चूंकि अपना आधार तो खो चुके थे, फिर लीडरों का आधार पे चलना था। फिर लीडरों के कहने के मुताबिक ये जब भी स्टेटमेंट देते थे तो ये कहते थे ये बहुत मुश्किल है, 370 है, बड़ा डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, ये 370 हट नहीं सकती, इससे बड़ा मुश्किल से हटाना इन्हें ऐसे नहीं, आसानी से नहीं हटती, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बड़ी बन जाएगी, इस इश्यू को बड़ा डिस्कस करना चाहिए पहले, ये है कोई गलत बात, गलत स्टेप नहीं लेना चाहिए, ये बड़ी एडवाइजें देते थे। और तो ये भी कहा करते थे कि ये जो स्टेट है ये इंटेग्रल पार्ट है हिंदुस्तान का, और दूसरा आस्था से, खामोशी से ये भी बोल देते थे कि इस स्टेट का देश के साथ मर्जर नहीं हुआ है। एक तरफ तो इंटेग्रल पार्ट है लेकिन मर्जर नहीं हुआ, तो वो इंटेग्रल कैसा पार्ट रहा, वो सिर्फ जुबानी बोलने का, लफ्ज़ों का ही रहा था, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे नहीं था। तो जब
उन्हीं का वो शख्स जो कि उस खानदान से ताल्लुक़ रखता है, जो हमारे महाराजों के खानदान से, हरि सिंह और दूसरे बड़े जो राजा थे हमारे, गुलाब सिंह जिसने ये स्टेट बनाए थे, उस स्ट्रॉन्ग इंसान के खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले करण सिंह जब ये हमें ऐसी चीज़ें सुनाते थे, तो इनको समझाने के लिए पार्लियामेंट में एक नया शख्स आया, और वो आया एक, जिसे हम बिजनेसमैन ज़्यादा कहते हैं, गुजराती ज़्यादा बिजनेसमैन होते हैं, वो बिजनेसमैन आया, उसने 370 और 35 से तोड़ने के बाद करण सिंह साहब को बता दिया कि देखो दलेर कौन है। शाह साहब, गोया के होम मिनिस्टर शाह जो थे, उन्होंने ही, एक गुजराती ने ही ये सब तोड़ ताड़ के फोड़ के एक बराबर कर दिया। तो ये बताते रहे तो ना गोया कि उसके बाद कांग्रेस ने भी राज्यसभा की सीट यूटी बनने के बाद करण सिंह साहब को दोबारा तकलीफ नहीं दी राज्यसभा आने के, क्योंकि उनको मालूम था कि अब उनका काम जो है वो ओवर हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल का भी जो टाइम था वो भी ओवर हो चुका है। तो यही मेरा एनालिसिस था। आपको अगर पसंद आता है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और नई वीडियो का इंतज़ार करो, फिर नई वीडियो लेके आऊँगा। तब तक कहूँगा जय माता दी।